जय हिंद दोस्तों। दो, दोस्तों 4 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी कट ऑफ का कैलकुलेशन चल रहा है और ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है दोस्तों। प्रीलिम्स के बाद कंटिन्यूसली ये हमारी कैलकुलेशन चलती रहती है कि मेरा परफॉर्मेंस एडिक्वेट है कि नहीं, मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ नहीं, बाकी लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने कितना स्कोर किया है। और इस सारी जद्दोजहद में मैक्सिमम प्लेटफॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये अप्रोच ठीक नहीं है क्योंकि आपका जो कीमती समय है वो इसमें ख़राब होता है। दोस्तों मैं इसीलिए आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्वेरीज़ आपके दिमाग में चल रही हैं, जो आप रेज़ की हैं मेरे डिफरेंट वीडियोस में मैसेजेस के थ्रू, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरीज़ को इस वीडियो के थ्रू मैं सेटिस्फाई करूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, कट ऑफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, कट ऑफ की फ़िलॉसफी क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल नेचर है उसका रीज़न क्या है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, ये इंटेंशनल है या बाई चांस ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पेपर इस तरह से बना देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस साल का पॉसिबल कट ऑफ क्या हो सकता है इन सारी कंडीशंस में। और दोस्तों मैं डिस्कस करूँगा आपसे कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स जो इस तरह के टफ़ पेपर को अटेम्प्ट करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। दोस्तों ये सारे डिस्कशन में हमारा आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसमें एंड तक आप इसको देखें क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो क्वेरीज़ हैं वो इससे रिजॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने सबके रिप्लाई मैं नहीं कर पाया और सबके अगेंस्ट में वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन आऊँगा, मैं लाइव आऊँगा, आप उसमें जुड़िए और जो भी आपके मन में क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप मेरे से डिस्कस करिए। और वो हमारा एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम वन टाइम मतलब वन गो में हम कोशिश करेंगे कि सारी क्वेरीज़ आपकी आंसर्ड हो जाए और उसके बाद आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत प्रीशियस है। आप इसको ख़राब नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा होगा और आपको बाद में दिक्कत होगी। दोस्तों सबसे पहले हम अपने इस पेपर की ब्रीफ एनालिसिस करेंगे कि जो पेपर आपने दिया है इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मॉडरेट है, अबव मॉडरेट है या ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी में था। दोस्तों ये पेपर लेंदी था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स बेस्ड थे और स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ उसमें आपको जो 4 अल्टरनेटिव दिए जाते हैं उनको कॉम्बिनेशन में दिया गया था। तो एक्चुअली में आपने 100 क्वेश्चंस का पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, आपने मोर देन 300 क्वेश्चंस का एक पेपर अटैम्प्ट किया है 120 मिनट्स में। तो नेचुरली आपके पास पर क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास टाइम कम था और ये जो क्राइटेरिया है ये इस क्वेश्चन पेपर को डिफ़िकल्ट कैटेगरी की तरफ लेके जाता है। दूसरा इशू दोस्तों कि ये कॉमन एक्सपेक्टेशन, जो लोगों का एक कॉमन परसेप्शन था, जो एक पैटर्न लोगों ने दिमाग में सोच रखा था, उससे ये इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिफरेंट था, जो कि एक शॉक एलिमेंट लेके आया सारे कैंडिडेट्स के लिए। टिपिकल सब्जेक्ट्स के बिट्स हैं जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर एंड स्पेशली करंट अफेयर्स। इन इम्पॉर्टेंट बिट्स के जो सर्टेन क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसमें इन सारे बिट्स का कंपोजिशन क्वेश्चंस का अलग अलग आया, यानी कि जो आपने पैटर्न सोच रखा था, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने सोच रखे थे, उससे इसमें काफ़ी वेरिएशन आया और इससे भी लोगों ने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी उनको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हुआ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा दोस्तों कि इसमें जो करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन था वो एक्चुअली में प्योर करंट अफेयर नहीं था। आपके जो कन्वेंशनल बिट्स हैं आपके, जैसे कि आपकी इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, इन सभी के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर से ही ड्राइव थे। एक्चुअल बिट था करंट अफेयर का वो कम हो गया। साइंस इन टेक और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस टफ थे। इन सबसे बढ़कर इशू था कोविड का, जो कोविड पेंडेमिक का फियर सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में था जो एग्ज़ाम देने गए थे। ट्रांसपोर्टेशन जैसे इश्यूज़ को भी उन्होंने फेस किया। पिछले 5 से 6 महीने इस कोविड पेंडेमिक में सारे कैंडिडेट्स ने काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। तो कोविड का ये इन्वायरमेंट है, ये टोटली अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस रही हैं और ऐसा याद नहीं पड़ता कि कभी इतनी एडवर्स कंडीशंस में स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हो। दोस्तों इन सारी कंडीशंस को अगर हम समराइज़ करें, इसको आप मॉडरेट प्लस या आप इसको टफ़ कैटेगरी में रख सकते हैं। सारी कंडीशंस को अगर आप समराइज़ करते हैं तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस
टफ़ पेपर में भी अगर आपने स्मार्ट अप्रोच रखी होती तो 45 to 50 क्वेश्चंस फिर भी रिलेटिवली ईजियर थे जिनको कि किया जा सकता था। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप प्रीलिम्स के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों पेपर कितना भी टफ़ क्यों ना हो उसमें हमेशा 40 to 50% क्वेश्चंस ईजी होते हैं जो कि एक एवरेज कैंडिडेट के कैलिबर के हिसाब से उनको पेपर में सेट किया जाता है। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में ये बात भी बताई थी कि आप किसी भी तरह क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों ये जो इजी क्वेश्चंस थे ये आपके पेपर में स्कैटर्ड थे, ये आपको लोकेट करने की ज़रूरत थी, आपको ढूंढने की ज़रूरत थी। तो जिस किसी कैंडिडेट ने मेरा ये वीडियो देखा होगा उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरा पढ़ लेते तो आप ईजिली लोकेट कर सकते थे कि वो क्वेश्चन जो कम इनपुट देने पे आपके कन्वर्ट हो सकते थे वो आप ज़रूर लोकेट कर लेते। इसलिए दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने स्मार्ट अप्रोच रखी होगी उन्होंने इस पेपर में भी 45 to 50 के आसपास स्कोर किया होगा। दोस्तों अब आप आँख बंद करके और 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि अगर आपका इस पेपर में स्कोर 100 होता, यानी आपने अगर 50 क्वेश्चंस इस पेपर में कर लिए होते, तो आप आज कैसा फील कर रहे होते। ये एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, क्योंकि 100 इस पेपर के लिए बहुत ही सेफ स्कोर है। 100 स्कोर करने वाला कैंडिडेट बिल्कुल श्योर हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। दोस्तों मेरी एडवाइस हमेशा आप याद रखना कि पेपर कितना भी टफ़ क्यों ना हो, कितना भी टफ़ क्यों ना सेट किया गया हो, उसमें हमेशा आपको 40 to 50% क्वेश्चंस ईजी होंगे, लेकिन ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको उनको देखना पड़ेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर की कम से कम 2 रीडिंग ज़रूर करें। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है। दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है और ये मैं जो आपसे बात बोलने जा रहा हूँ अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये भी आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूपीएससी की अगर आप उसके पॉजिटिव इंटेंशन को समझेंगे, आप उसके साथ सिंक होने की कोशिश करेंगे तो आप अनप्रेडिक्टेबल होने के बाद भी कुछ हद तक आप यूपीएससी को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल होना बहुत ही इंटेंशनल है और रीज़नेबल है, क्योंकि दोस्तों आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस की रैंक को आप एस्पायर कर रहे हैं, दोस्तों आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो पैटर्न पे काम करना होता है या रिपीटेटिव नेचर का जो काम करना होता है रिपीटेटिव पैटर्न पे, ये काम बाबूज़ का होता है, क्लर्क्स का होता है जो रिपीटेटिव नेचर का काम करते हैं, ऑफिसर्स का नहीं होता। ख़ास तौर से अगर आप आईएएस आईपीएस जैसी रैंक्स को एस्पायर कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको एब्सोल्युटली फ्रेश या अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस को आपको फेस करना होता है, उसके लिए आपको तैयार रहना होता है। तो यूपीएससी का ये मैसेज है वो उसी तरह के कैंडिडेट्स को पिक करना चाहते हैं जो नई सिचुएशंस के लिए तैयार होते हैं, जो नई सिचुएशंस को फेस करने के लिए मेंटली रेडी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का अनप्रेडिक्टेबल होना। तो यूपीएससी का एक दूसरा पर्पज़ भी है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो इन्फ्लुएंस है मार्केट से उसको वो कम करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत कॉस्टली हो गए हैं और मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो कैंडिडेट्स हैं वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है और इस कारण से उनको डिसएडवांटेज हो सकती है। इसलिए यूपीएससी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पेपर को सेट करती है और वो कोशिश करती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सारे कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली वो कैंडिडेट जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पेपर को गौर से देखेंगे तो किसी भी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरत है तो बेसिक बुक्स की अंडरस्टैंडिंग, उनके फंडामेंटल्स क्लियर हों कैंडिडेट्स के, उनका न्यूज़पेपर का रीडिंग प्रॉपर हो, अप टू डेट हो, करंट अफेयर्स पे उनकी अच्छी पकड़ हो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा हो। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी कैंडिडेट ने फॉलो की हैं, उसमें है, तो उसे किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो आप मानेंगे कि यूपीएससी का जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नेचर है वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि वो ऑफिसर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बाबूज़ और क्लर्क्स को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूपीएससी की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का क्वोशेंट है आप इसको पिक कर सकते हैं, आप इसको भी क्रैक कर सकते हैं और आप उसके साथ सिंक कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होता है, और इसको मैं दोस्तों अगर आप इस चार्ट को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 से 2018 तक के ये स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द प्रीलिम्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द मेंस, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है फॉर द मेंस, ये 10,000 प्लस से लेके 16,000 प्लस तक का बैंडविड्थ है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का। ये रेशियो को ऑब्जर्व करते हैं, क्वालिफाइंग रेशियो इन प्रीलिम्स विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये वेरिएशन 11.2 से 13.8 तक का ही है, यानी यूपीएससी लगभग ये रेशियो मेंटेन करता है जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं विज़ा विज़ जो उनकी वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं। अब अगर 20 की बात करें तो इसमें वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं 796, और अगर हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लेते हैं तो ये फिगर करीब करीब 10,400 के आसपास आएगा, यानी कि इस एग्ज़ामिनेशन में यूपीएससी 10,400 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा ही करेगा। अब इस स्कोर में अब यूपीएससी का ये जो सैंपल होगा कैंडिडेट्स का, इसमें जो लास्ट कैंडिडेट होगा, सपोज़ करिए अगर 10,400 ही कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट किए, तो जो लास्ट कैंडिडेट होगा 10,400th कैंडिडेट होगा, उसका जो स्कोर होगा वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। सकते हैं कि कट ऑफ का ये कैलकुलेशन काफ़ी सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इन्वॉल्व हैं, और जो ओवरऑल ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस है कैंडिडेट्स की उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो अगर 2020 एक नॉर्मल ईयर होता जैसा कि लास्ट ईयर था, तो इस पेपर की टफनेस के हिसाब से इसका कट ऑफ 95 to 100 के बीच वेरी करता। लेकिन दोस्तों ये अनप्रेसिडेंटेड ईयर है, इस साल की जो कंडीशंस हैं ऐसी कंडीशंस कभी भी नहीं थी, और कैंडिडेट्स कई सारे इश्यूज़ को लेके इन्वॉल्व रहे हैं, परेशान रहे हैं, तो नेचुरली उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। उसका बैंडविड्थ 95 to 100 है, ये लोअर साइड में शिफ्ट होगा, और करीब करीब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5 मार्क्स ये लोअर साइड में शिफ्ट हो सकता है। यानी तो जो भी कैंडिडेट्स इन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है उनके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस हैं, और वो होपफुल हो सकते हैं अपने चांसेस को लेके। दोस्तों अब मैं बात करूंगा सारे कैंडिडेट्स की। अभी प्रीलिम्स के बाद की सिचुएशन है, इसको मैं कुछ टेंटेटिव कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकता हूं। कैटेगरी 1 उन कैंडिडेट्स की है जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा है और वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट है कि वो क्रॉस कर जाएंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स को। दोस्तों एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम काफ़ी ख़राब हो गया और वो भी काफ़ी हद तक श्योर है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। एक तीसरी कैटेगरी होगी दोस्तों जो काफ़ी टेंटेटिव है, जो ना कि डिसाइड कर पा रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई कर पाएंगे, और ना ही वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो सिलेक्ट नहीं होंगे, उनका टेंटेटिव है क्योंकि उनका बाउंड्री लाइन स्कोर है। एक चौथी कैटेगरी भी है दोस्तों जिन्होंने प्रिपरेशन किया लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया किसी कारण से। दोस्तों पहली कैटेगरी है उनको तो डेफिनेटली अपना मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, एक भी दिन ख़राब नहीं करना चाहिए। और जो बाकी की 3 कैटेगरी हैं उनको भी मेंस की तैयारी करना चाहिए। ख़ासतौर से जो टेंटेटिव कैटेगरी है उसको तैयारी ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस डोलड्रम में रहेंगे कि मेरा होगा या नहीं होगा और ऐसा करते करते आप रिज़ल्ट तक का वेट करते हैं और अगर मान लीजिए आपका हो जाता है तो आपके पास इफ़ेक्टिव टाइम बहुत कम बचेगा दोस्तों, और आपको उस समय ये जो रिपरकशन होगा आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा मेंस की प्रिपरेशन को। तो बेटर है कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही साथ जो सेकंड और फोर्थ कैटेगरी मैंने बताई जिनका लगभग कंफर्म है कि इस बार नहीं हो पाएगा, या वो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया किसी भी कारण से, आप भी मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि मेंस की तैयारी इस समय करने के कुछ पॉजिटिव रीज़न्स हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। दोस्तों अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको मेंस का एक्सपोजर होगा, आपकी अपनी ऑप्शनल पे पकड़ अच्छी होगी, आपकी आंसर राइटिंग बेटर होगी, आप ऐसे राइटिंग करेंगे, आपकी ऐसे की प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपका एक हॉराइज़न ब्रॉड होगा आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपका आईसाइट बेटर होगा, आप बेहतर इश्यूज़ को एप्रिशिएट कर पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं कि कौन से इश्यूज़ सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है और कौन से इश्यूज़ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलिवेंट हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो अगला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2021 का, वो जून 21 में शेड्यूल्ड है। तो अभी से तो आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते, वो आपसे होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक आप प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे थे। तो अभी से फिर से अगले प्रीलिम्स की तैयारी करना
पॉसिबल नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसी डोलड्रम में रहेंगे तो आपका ये टाइम इफ़ेक्टिवली वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप मेंस की तैयारी करें। यानी सारे कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जो भी रिज़ल्ट रहा, जो भी परफॉर्मेंस रहा आपका, जो भी रिज़ल्ट आएगा, और जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारण से, आप सभी मेंस की तैयारी करिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। दोस्तों ये समझने की बात है कि यूपीएससी का ये पूरा जो प्रोसेस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपको तीनों पार्ट्स को आज नहीं तो कल टच करना ही है। और अगर आप अभी जब एक बार इस पूरे प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं तो आप एक इवॉल्व्ड कैंडिडेट हो जाते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी इवॉल्व हो जाता है। तो बिना किसी अपना टाइम ख़राब किए हुए आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और ये कैंडिडेट की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हैं। और उन्हीं में से एक ये आपका मोमेंट है जिसमें आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी जस्ट हुआ है। आपको इस समय अपने इमोशंस को मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, अपने मेंटल स्टेट को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है और अपनी अगली तैयारी में आपको जुट जाना है, अगले पड़ाव की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपको पे बैक करेगा। इस साल करेगा, नहीं तो अगली साल करेगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने रिप्लाई किया। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं लाइव आ रहा हूँ, ऑनलाइन रहूँगा। आपके जो भी क्वेश्चंस इसमें अनआंसर्ड रह गए हैं उनको मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा और अपनी आप सारी क्वेरीज़ आप क्लियर कर लीजिए और अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए और अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।